MCQ 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरी emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड जस्टिफाइंग द मीन्स। कहते हैं कि वो कौन सी एथिकल थ्योरी थी जिसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि हमारे साथ जो एंड होता है, ठीक है, मतलब एंड्स जस्टिफाइंग द मीन्स, ठीक है, मतलब हम एक केयर देते हैं, ठीक है, पेशेंट को हमने एक केयर दे दी है, ठीक है, ट्रीटमेंट दे दी है, तो उस ट्रीटमेंट को देने के बाद उसके जो नताज निकलते हैं, ठीक है, और उस नताज के बेसिस पर फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आया हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। तो कहते हैं कि ये किस थ्योरी में जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी कि हमने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसके आउटकम को हमने क्या करना है, देखना है। तो ये कंसिक्वेंशलिज्म थ्योरी में जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। MCQ 27 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ethical decisions should be made on the basis of empathy and compassion of compassion for other। कहते हैं कि कौन सी एथिकल थ्योरी जो है, मंदरजा झैल में से कौन सी एथिकल थ्योरी जो है वो इस आइडिया पर बेस करती है कि जितने भी हम एथिकल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो एम्पैथी और कंपेशन, दूसरे लोगों के लिए एम्पैथी और कंपेशन के बेस पर जो है वो डिसीजन होने चाहिए। एम्पैथी किसे कहते हैं? एम्पैथी से मुराद ये है कि आप उनके जो दुख दर्द है उसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, उसको आप फील कर सकते हो। तो दूसरों के दर्द तकलीफ को फील करते हुए उनके लिए खैर के डिसीजन लेना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। और कंपेशन से मुराद ये है बिल्कुल मुखलिस होकर उनके साथ जो है आप बिहेवियर करते हैं, ठीक है, उनके साथ आप रवैया रखते हैं। तो कहते हैं कि ये कौन सी थ्योरी में इस आइडिया को डिस्कस किया गया था, तो ये हमारे साथ एथिक्स ऑफ केयर में जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई थी, ठीक है। MCQ 28 की तरफ आ जाते हैं। MCQ 28 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल सीरीज emphasizes the importance of honesty, fairness and respect for individual in ethical decision making। कहते हैं कि मंदरजा झैल में से कौन सी एथिकल थ्योरी में इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई थी कि जब भी हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो इस दौरान हम क्या करें, इस दौरान हम ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी है उसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे, ठीक है, मतलब ईमानदारी के साथ, फेयरनेस के साथ, फेयरनेस से मुराद बल्कि फेयरनेस से मुराद मतलब मुखलिस होकर, और इसके साथ साथ जो पेशेंट होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए हम उनके लिए क्या करें, डिसीजन ले। तो ये हमारे साथ वर्च्यू एथिक में जो है इस बात पर क्या की गई है, इस बात पर इम्पोर्टेंस दी गई है। MCQ 29 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरीज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एक्शन शुड बी जज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ वो एथिकल थ्योरी जिसमें जो डिसीजन लिए जाते थे तो वो इस बात पर लिए जाते थे कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है उसका फ़ायदा पहुँचे, उसके जो बेनिफिट्स है वो पहुँचे। तो ये हमारे साथ कंसिक्वेंशलिज्म में ये आइडिया जो है पेश किया गया था, ठीक है। MCQ 30 विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरीज emphasizes से मुराद जोर देना, ठीक है, कहते हैं कि कौन सी मंदरजा झैल में से कौन सी एथिकल थ्योरीज थे जो कि इस बात पर जोर देती थी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी, रीजन एंड लॉजिक इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि जब भी हम कोई एथिकली डिसीजन कोई फैसला कर रहे हो तो उस फैसले की जो बुनियाद है, ठीक है, वो रैशनैलिटी पर हो, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई वजह होना चाहिए, रीज़न होने चाहिए और उसमें लॉजिक्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करें, उसको वजाहत दें, तो हम फिर उनको कह सकते हो कि हमने जो डिसीजन ली थी तो इसके पीछे ये वजह थी या इस मकसद से हमने ये फैसला किया था। तो ये हमारे साथ कैंटियन एथिक्स में जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। MCQ 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्ट बेस्ड एथिकल थ्योरी, मंदरजा झैल में से हमारे साथ कौन सी जो है थ्योरी कंडक्ट बेस्ड एथिकल थ्योरी कहलाती है, तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो है ये हमारे साथ कंडक्ट बेस्ड एथिकल थ्योरी कहलाती है। MCQ 32
Which of the following ethical theories emphasizes the importance of rules and duties in ethical decision making? तो ऑलरेडी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कहलाती है, ठीक है। एमसीक्यू 33 में कहते हैं कि विच अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के मुताबिक which of the following is more important than the consequences of an action? कहते हैं कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के मुताबिक मंतजदीन में से कौन सी चीज़ जो है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक्शन अगर हम ले और उस एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो नताइज निकलते हैं, तो मंतजदीन में से इसमें मंतजदील दिए गए में से कौन सा जो है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस अहमियत रखेगी। सो द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, मतलब हम जो काम कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है या हमारा क्या मकसद है, ठीक है। किस मकसद की वजह से या किस मकसद की बुनियाद पर हम एक हरकत कर रहे हैं, एक स्टेप जो है वो ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये बात, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा अहमियत देंगे कि हमने अगर कोई काम किया है, कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर की है, तो उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के पीछे हमारा क्या मकसद था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। MCQ 34 में कहते हैं कि which of the following ethical theory emphasizes the importance of moral character in ethical decision? कहता है कि मंदरजा झेल में से कौन सी एथिकल थ्योरी जो है वो मोरल मतलब एथिकल डिसीजन मेकिंग में जो मोरल करेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इसको हम वर्च्यू एथिक्स कहेंगे, ठीक है। MCQ 35 according to deontological ethics, which of the following is an example of moral permissible एक्शन? कहता है कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के मुताबिक मंदरजा झेल में से हमारे साथ कौन सा जो है मोरली परमिसिबल एक्शन होने चाहिए या मोरली परमिसिबल एक्शन की कौन सी एग्जांपल है, ठीक है। सो टेलिंग द ट्रुथ इवन इफ इट हार्म समवन, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उनको कैंसर हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम इस कैंसर के बारे में पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सदमे से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये पेशेंट का राइट है कि उनको अपने सेहत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो, तो फिर हम उसको चाहे जितनी भी तकलीफ़ पहुँची हो, जितनी भी उनको नुकसान पहुँचता हो, ठीक है, सॉरी, या जितनी भी उनको जो है दुख फेस करना पड़े, तो फिर भी हम उनको ये सच बताएंगे कि आपको कैंसर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की एक मोरली परमिसिबल एक्शन है, ठीक है। अगर मोरल लिहाज से इसको हम देखें तो इसमें किसी किस्म की मतलब कोई किसी किस्म की जो क्या कहते हैं, किसी किस्म की इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, कि अगर पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, और हम उनको कैंसर के हवाले से उनको बताएं कि आपको कैंसर है, तो इसमें किसी किस्म की बुराई नहीं है, ठीक है। MCQ 36 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंशलिज्म के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोरली परमिसिबल एक्शन? मंदरजा झेल में से हमारे साथ मोरली परमिसिबल एक्शन की कोई एग्जांपल बताए कॉन्सिक्वेंशलिज्म के मुताबिक। स्टीलिंग टू फीड योर फैमिली, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि कंसिक्वेंशलिज्म किसे कहते हैं। कंसिक्वेंशलिज्म से मुराद ये है कि आप एक ऐसा काम करें जिससे से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो कंसिक्वेंशलिज्म के मुताबिक अगर हम मोरली परमिसिबल एक्शन की एग्जांपल दे, तो मिसाल के तौर पर आप एक बंदे से, मिसाल के तौर पर आपने 1000 रुपये चोरी कर दी, लेकिन उस 1000 रुपये से उस बंदे को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर है, चाहे उसमें 5 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, उनके लिए आप जो है खाना ले सकेंगे और उनको आप खाना खिला सकेंगे। तो एक के बजाय आपने 10 लोगों का फ़ायदे के बारे में सोचा, ठीक है, उनको आपने खाना खिलाया, तो ये हमारे साथ फिर क्या होगा, ये हमारे साथ फिर सही काम होगा, ठीक है, कंसिक्वेंशलिज्म के मुताबिक। लेकिन अगर शरीयत के तौर पर हम देखें तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक गलत काम है, क्योंकि ये हराम का काम है, ठीक है। आप किसी से पैसे लेते हैं, किसी से पैसे चुराते हैं, उनसे जो है चोरी करते हैं या उनसे जो है छीनते हैं, तो मतलब ये है कि ये हराम की हो गए, ठीक है। आपने हराम की कमाई से अपनी फैमिली को खिला दिया, तो इसका जो है
आपको भी फिर बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी। तो मतलब अंग्रेज़ के मुताबिक कुछ हद तक ये काम ठीक है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काम बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल हराम है। MCQs 37. According to ethical relativism, which of the following is true about ethical standard? कहता है कि ethical relativism के मुताबिक मंदरजज़ीन में से हमारे साथ कौन सा जो है वो ठीक होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए ethical standards के मुताबिक। तो ethical standards vary across culture and individual, बिल्कुल ठीक बात है। एक कल्चर, अगर आप एक इलाके जाते हैं तो उस इलाके का जो तौर तरीके होंगे, जो कल्चर होंगे, ठीक है, जो रिवायात होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे आपके कल्चर से, ठीक है। या जब आप दूसरे इलाके जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर होगा वो आपके पहले इलाके की विज़िट जहाँ आपने की थी तो उस इलाके की कल्चर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। तो एथिकल स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड जो है ये आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हर एक कल्चर के, हर एक माशरे के जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो चेंज एक दूसरे से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। MCQs 38 में कहते हैं which of the following ethical theory emphasizes the importance of justice and fairness in ethical decision making। कहते हैं कि मंदरजज़ीन में से कौन सी ethical theory जो है वो ethical decision making में justice और fairness पर बहुत ज़्यादा जोर देती थी और वो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। तो वो हमारे साथ कौन सी है, जस्टिस बेस्ड एथिक्स है, ठीक है। जस्टिस बेस्ड एथिक्स ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 41. What is an ethical dilemma? एथिकल डिलेमा के बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि डिलेमा क्या होती है। डिलेमा नर्सिस के लिए एक ऐसी सिचुएशन होती है या पेशेंट के लिए एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास दो या दो से ज़्यादा सलूशन मौजूद होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है कि मैं अब इस कंडीशन में क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एथिकल डिलेमा किसे कहते हैं। सो अ सिचुएशन वेयर देयर आर कन्फ्लिक्टिंग मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज, ठीक है। वो सिचुएशन वो सिचुएशन जिसमें मतलब जो मॉरल प्रिंसिपल और हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं तो उनके दरमियान हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा काम हमारे लिए ठीक है, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एथिकल डिलेमा कहेंगे। सर एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा दूँ तो मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इंटर्न स्टूडेंट है जो कि नया नया नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है और वो इमरजेंसी रूम में है, ठीक है। अब उसके पास एक इमरजेंसी केस आ गया, ठीक है। अब उसको हर चीज़ के बारे में पता है कि मैंने पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट के साथ क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। लेकिन अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वैसे अगर उनसे आप पूछे तो उनको हर चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में वो कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जो इमरजेंसी प्रिकॉशन स्टेप्स है, ठीक है, उसको मैं कहाँ से शुरू करूँ। उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं लेकिन उसको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको फिर हम एथिकल डिलेमा कहेंगे, ठीक है। MCQs 42। MCQs 42 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा की एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताई गई है कि डिसाइडिंग वेदर टू टेल द ट्रुथ और लाई टू प्रोटेक्ट अ फ्रेंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप ऑन ड्यूटी पर है, ठीक है, और आपके एक फ्रेंड है, उन्होंने आपसे कहा कि आप मेरी जगह पर थोड़ी देर के लिए आप ड्यूटी करें, मैं थोड़ा बाज़ार जाती हूँ और फिर आती हूँ। लेकिन उस दौरान जो है आपके जो नर्स मैनेजर है वो क्या करते हैं, वो राउंड पर होते हैं और वो राउंड करते हुए आपके पास आ जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर तो आपकी फ्रेंड की जो है ड्यूटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनको सच बताएंगे या आप उनको जो है
झूठ बताएंगे अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं अपने मैनेजर को सच बताऊँ या झूठ कहूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन को हम एथिकल डिलेमा कहेंगे। सो डिसाइडिंग वेदर टू टेल द ट्रुथ और लाई टू प्रोटेक्ट अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए हम जब डिसीजन लेते हैं कि मैं सच बताऊं या झूठ कहूं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एथिकल डिलेमा कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। MCQ 43 में कहते हैं इन एन एथिकल डिलेमा व्हाट मेक्स द डिसीजन डिफिकल्ट, कहते हैं कि एथिकल डिलेमा में ऐसे क्या होता है जिसकी वजह से फैसला करने में फिर नर्स को या पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कन्फ्लिक्टिंग मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि आपने वो मॉरल प्रिंसिपल पढ़े होते हैं, आपने जो वैल्यूज या जो उसूल होते हैं, ठीक है, उसको ऑलरेडी स्टडी किए होते हैं, आपको पता होता है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो ठीक होगा, अगर नहीं करेंगे तो गलत होगा। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर अगर आप करते हैं, ठीक है, तो भी मतलब उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो भी सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं भी हो सकते, और अगर नहीं करते तो भी क्रिएट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आप जो है तजब्दुक का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो कन्फ्लिक्टिंग मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, जितने भी मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल होते हैं तो उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, तजाद का आ जाना, ठीक है, ऊंच नीच का पैदा हो जाना। MCQ 44 हाउ कैन एथिकल डिलेमा बी रिजॉल्व, एथिकल डिलेमा को किस तरह से हम हल कर सकते हैं। सो बाय कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच ऑप्शन, ठीक है, मतलब आप जब भी इस तरह के सिचुएशन में पहुंच जाएं तो फिर आप हर एक डिसीजन के जो असरात है उसको आप कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप सच बोलते हैं तो सच बोलने की वजह से आपके फ्रेंड के साथ क्या हो सकता है और आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप झूठ बोलती है तो झूठ बोलने की वजह से आपकी फ्रेंड की जॉब को मतलब नुकसान तो नहीं पहुंच रहा या आपको किसी किस्म के नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो इसके जो कंसिक्वेंसेस है या जो इसके आउटकम है उसको कंपेयर करते हुए फिर आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से आप एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी झूठ बोलने की वजह से आपको और आपके फ्रेंड को किसी किस्म की तकलीफ या किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता और जो पेशेंट है उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर आप झूठ बोल सकती है। लेकिन अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर आप जाहिर बात है सच कहेंगे, ठीक है, झूठ नहीं कहेंगे। MCQs 45 which of the following is a common approach to resolving ethical dilemma in healthcare, healthcare में ethical dilemma को resolve करने के लिए जो common approach है, method है, वो क्या है, वो यूटिलिटेरियनिज्म है, ठीक है। आपने देखना है कि अगर मेरी सच से या आपके सच कहने की वजह से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो फिर आप सच कहेंगी। लेकिन अगर आपके सच कहने की वजह से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचता है तो फिर आप सच नहीं कहेंगी बल्कि आप झूठ का सहारा लेंगी। वो कहते हैं ना अक्सर औकात कि दो लोगों में सुलह करने के लिए अगर झूठ झूठ बोलना भी पड़े तो झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। और उस झूठ से अगर दोनों लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो तो फिर वो झूठ जो है वो झूठ फिर नहीं कहलाता, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म से हमने काम लेना होगा। MCQ 46 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट के क्या उसूल है, ठीक है। So the principle that allow for the occurrence of unintended negative consequences in pursuit of a greater good, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे और कम से कम लोग जो है एक चीज़ की वजह से मुतासिर हो। सो अगर एक ऐसा काम हो जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर 100 में से 90 लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचता है और 10 लोगों को जो है नुकसान होता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में फिर आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे अगर 10 लोगों का नुकसान हो रहा है तो वो होने दो, ठीक है। लेकिन अगर 90 लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो आपने फिर 90 लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी केस आपके पास आ गया जिसमें आपके पास जो है 50 पेशेंट आ गए, 50 पेशेंट की में
आपके पास चांसेस है कि आप क्या करें, आपके पास चांसेस है कि या तो आप 40 जो पेशेंट हैं उनको बचाएंगे, या आप अगर बाकी जो रिमेनिंग 10 है उनको बचाते हैं तो आपके पास जो रहने बाकी 40% या जो 40 पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे, उन 10 लोगों को आप रहने देंगे और आप जो 40 पेशेंट है उन 40 पेशेंट पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उनको जो है खतरे के मुंह से जो है उनको आप निकालेंगे। ठीक है, सो ये हमारे साथ क्या है, डबल इफेक्ट के प्रिंसिपल है, उसूल है। ठीक है, what is the following, which of the following is an example of ethical dilemma in workplace में ethical dilemma की कोई example बताए। whether deciding whether to report a co-worker for unethical behavior, मिसाल के तौर पर आप एक मैनेजर के तौर पर काम कर रही है और आपके सामने आपकी अंडर काम करने वाली एक नर्स ने जो है गलत प्रैक्टिस किया है, ठीक है, या गलत ड्रग एडमिनिस्टर किया है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि आया आप इस नर्स स्टाफ की रिपोर्ट जो है आगे ऊपर लोगों को डिलीवर करते हैं या नहीं। ठीक है, सो ये हमारे साथ क्या है, एथिकल डिलेमा की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो अगर आप डिलीवर करेंगे तो इससे भी मतलब उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो फेस करने होंगे, अगर डिलीवर नहीं करते तो भी आप फेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक एथिकल डिलेमा का एक कंडीशन है। MCQ 48 in an ethical dilemma what should be the primary consideration, जब भी ethical dilemma हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को अहमियत देनी है, consequences of the decision। अगर आप एक फ़ैसला करते हैं तो उस फैसले की वजह से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आपने इसको देखना है। ठीक है, MCQ 49 which of the following is a step in resolving ethical dilemma using an ethical decision, ethical decision को यूज़ करते हुए एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए मंदरजा झेल में से कौन सा स्टेप जो है हमारे साथ है। तो आइडेंटिफाइंग द ऑप्शन, सबसे पहले आपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने होंगे कि एक ऐसी अनसर्टेन कंडीशन है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने अल्टरनेटिव जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसको रिजॉल्व कर सकती है। तो उन तरीक़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक तरीके की जो इफ़ेक्ट्स है, जो असरात है, उसको आप फिर एस्टिमेट करेंगी, उसका आप अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, जिसका ज़्यादा फ़ायदा हो तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। MCQ 50 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल डिलेमा इन रिसर्च, सो डिसाइडिंग वेदर टू पब्लिश रिसर्च फाइंडिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप डिसाइड करते हैं कि आया मुझे ये रिसर्च जो है जो रिसर्च मैंने फाइंड आउट की है, आया मैं इसको पब्लिश करूं या ना करूं। तो ये हमारे साथ एक कंडीशन है एथिकल डिलेमा की। ठीक है, तो ये हमारे साथ यूनिट नंबर 3 था नर्सिंग एथिक्स का, जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे मूव करेंगे।